In this video, I am going to start determinants. As I have told you earlier that matrix and determinants are interrelated. We have studied some basic concepts about matrix. Now we will study the basic concepts of determinants, and then again we will understand some more about matrix. As I think in 11th class, during different contexts, you may have studied some basics of determinants. However, I was starting just from 0 level. So as far as concerned to your study, I think you may not have heard the name of determinant of first order. Just you have started determinant of second order. So let us see first determinant of first order. फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट ये भी डिफाइन होता है, और जस्ट डिटरमिनेंट को ज्यादा प्रैक्टिकेबल बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर के डिटरमिनेंट को भी डिफाइन करते हैं. ये सिंपल होता है. कुछ बातें हैं डिटरमिनेंट का, अक्सर इसको हम डेल्टा, कैपिटल डेल से लिखते हैं. डेल्टा शॉर्ट में डेल भी पढ़ सकते हैं, ट्रायंगल जैसा सिंबल. तो फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होता है? तो जस्ट कोई एक नंबर रहेगा, डिटरमिनेंट का सिंबल जैसे मॉड दो लाइन से इंक्लोज करता है कोई चीज को, वैसे ही मॉड का सिंबल, बट इसको मॉड नहीं पढ़ेंगे डिटरमिनेंट कॉन्टेक्स्ट में. तो डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें एक एलिमेंट अगर ए है तो ये डिफाइन कैसे होता है? जो भी इसके अंदर ए है वही रह जाएगा. एग्जांपल के लिए जैसे 1 का डिटरमिनेंट 1, 2/3 का 2/3, -√2 का -√2, -5 का -5. मतलब इसमें कुछ ज्यादा समझना ही नहीं है. जो एलिमेंट एक ऑर्डर में है वही जस्ट बाहर आ जाएगा. दैट विल बी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, डिटरमिनेंट को शॉर्ट में DET डॉट लेके हम लिख रहे हैं. डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसमें क्या होता है? तो सेकंड ऑर्डर मींस 4 एलिमेंट रहेगा. कैसे प्लेस रहेगा? तीसरा से प्लेस रहेगा. जैसे मैट्रिक्स में नहीं समझे थे, तो मैट्रिक्स में तो रो कॉलम में भी डिफरेंट, बट इन डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स विल ऑलवेज बी इक्वल. दैट इज इन शेप साइज दिस विल बी जस्ट लाइक ए स्क्वायर. तो ये 4 एलिमेंट्स रहेगा, ए बी सी डी. और इसे कैसे इवैल्यूएट करते हैं? तो देख रहे हैं आप, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी या सी इंटू बी, जो भी कह रहे हैं. मतलब ये डायगोनल प्लेस पर जो एलिमेंट है इसका प्रोडक्ट माइनस ये डायगोनल प्लेस पर जो एलिमेंट है इसका प्रोडक्ट. क्लियर है? इसमें हमने एग्जांपल नहीं लिया है. आप चाहे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं. -2 है, 3 है, 5 है, 1 है. इसका वैल्यू क्या होगा? तो -2 इंटू 1 मीन्स -2, और -3 इंटू 5 मीन्स -15. दैट इज फाइनली -17. ठीक है? तो कोई भी सेकंड ऑर्डर का रहेगा तो इस तरह से उसके वैल्यू को इवैल्यूएट कर लेंगे. अब सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट से कुछ समझने जैसी बात शुरू होती है कि इसमें रो डिफाइन होता है, कॉलम डिफाइन होता है. होता क्या है कि सेकंड ऑर्डर में जिस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में एलिमेंट्स है, जैसे यहां हमने स्टार से लिखा है कि व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है. ये 5 -3 का लो, तो हम कहेंगे 5 and -3 लाइज इन फर्स्ट ऑर्डर. 5 and -3 आर एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो. शायद फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया गया, फर्स्ट रो. ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है. इसी तरह से सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट रहेगा सेकेंड रो. मतलब दिमाग लगाओ कि जो ये हॉरिजॉन्टल वाइज एलिमेंट्स है वो रो कंस्टिट्यूट करेगा, इसका रो बनाएगा. और जो वर्टिकल के अबाउट है वो क्या बनाएगा? कॉलम. तो दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो. ठीक है? फिर चूंकि शेप साइज में स्क्वायर होता है, जैसा कि मैट्रिक्स में हमने समझा था कि मैट्रिक्स में डायगोनल ऑलवेज डिफाइन नहीं होगा, बट डिटरमिनेंट में तो ऑलवेज डायगोनल डिफाइन होगा. तो एक ये डायगोनल होगा, एक ये डायगोनल होगा. तो इस डायगोनल के अलोंग जो भी एलिमेंट लाई करेगा वो एलिमेंट क्या कहलाता है? तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग एलिमेंट ऐसा कहते हैं. आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में सिर्फ इसी को डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, इधर से नहीं मतलब हमारा होता है. लेकिन डिटरमिनेंट में हम प्रिंसिपल डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल दोनों को डिफाइन करते हैं. आज तक मुझे नहीं ये पता चला सेकेंडरी डायगोनल का कहीं कोई यूज. ये तो खास महत्व का है. जैसे मैट्रिक्स में आपने देखा इस प्लेस पर जो भी एलिमेंट रहेगा उसका i j इक्वल होगा, वैसे यहां भी होगा. बट इसका कोई इंपॉर्टेंस डिटरमिनेंट में भी नहीं मिला है मुझे अब तक. बट जो कन्वेंशनली ये डिफाइन किया जाता है तो मैं भी वैसे बता रहा हूं आपको. ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल है. क्लियर है? तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ये हुआ, वैल्यू इसका ये हुआ. इस यहां से रो कॉलम. अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट में भी रो कॉलम डिफाइन हो ही सकता है, डायगोनल भी डिफाइन हो सकता है. बट डायगोनल क्या करोगे आप? इसमें एक ही पॉइंट तो है, कहां चलना है. तो जो है यही है. फर्स्ट रो में ए है, फर्स्ट कॉलम में भी ए है,
प्रिंसिपल डायगोनल में भी ए है, सेकेंडरी डायगोनल में भी ए है, तो देयरफॉर यहां पर हमने रो कॉलम डायगोनल की बात नहीं किया, सेकेंड ऑर्डर से ये बात शुरू हुई। क्लियर है? तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ये हुआ। फिर हम थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर बिना बताए आप समझ सकते हैं किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर में 1 रो 1 कॉलम, सेकेंड ऑर्डर में 2 रोज 2 कॉलम्स, तो थर्ड ऑर्डर में 3 रोज 3 कॉलम्स होगा। ये बिना बताए हम समझ सकते हैं, कुछ ऐसा ही होगा। अब हर एक केस में हम देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो थर्ड ऑर्डर के केस में इसका वैल्यू क्या होगा। एक बात शुरू में थोड़ा सा क्लियर करूं मैं आपको कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में अभी तक आपने देखा कि जो सिंबल है वो मोर और लेस वही है। वहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट करते थे, यहां पर सीधा लाइन रखते हैं, उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट नहीं करते। एक जो अभी तक हमने फर्क देखा है कि मैट्रिक्स जस्ट रेक्टेंगुलर एरे होता है, सजावट होती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा तो समझ सकते हैं वैल्यू कुछ नहीं है, जस्ट सजावट है, बस वही है वो। बट डिटरमिनेंट का क्या होता है, वैल्यू होता है। अभी तक हमने जो समझा वहीं से बात करें। फॉर इंस्टेंस मान लो कि एक डिटरमिनेंट हम लेते हैं जिसका एलिमेंट 5 है, और इधर एक डिटरमिनेंट लेते हैं जिसका एलिमेंट 5 2 है 1 5 है। आप सोचो ये 1 ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसका वैल्यू भी इवैल्यूएट करेंगे 5 आएगा, और इसका वैल्यू भी इवैल्यूएट करेंगे तो 5 into 2 माइनस, क्लियर है ना, 1 into 5 आएगा। 10 minus 5 कितना हो जाएगा 5, ये दोनों इक्वल है ना। तो एक डिटरमिनेंट होता है वैल्यू, एक फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर के इक्वल हो सकता है। जबकि मैट्रिक्स अगर यही सिंबल कर दें ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट ऑर्डर का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का, तो ये इक्वल होगा क्या, जाहिर है ये नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट जस्ट एक वैल्यू होता है। और समझ सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर का सिर्फ यही तो नहीं हो सकता, हम ऐसा सेटिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं। यहां पर 5 3 कर देते हैं, यहां पर 5 2 कर देते हैं, समझ सकते हैं। ये भी क्या देगा हमें 15 देगा, है ना, 15 माइनस 10 5 देगा। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है और मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है, वो जस्ट जो सजावट है, जो रेक्टेंगुलर एरे है, बस वही रहेगा। फिर डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, यहां से जरा इसको समझेंगे फिर जनरलाइज करेंगे डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर में मान लीजिए कि डेल इक्वल्स 9 एलिमेंट होगा इसमें, तो एबीसी नहीं करके इसको अगर हम इस तरह से लिख लें A1 B1 C1 तो एबीसी से ही हमारा काम चल जाएगा। A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप समझ सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ेगा यानी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट बड़ा होगा, तो हमें ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी ना। अभी 9 है और हमने एबीसी लिया और सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में 1 2 3 लगा दिया। तो इस बार जो हम डेल का वैल्यू कहेंगे इसे जरा सावधानी से समझेंगे, और ओवरऑल थोड़ा सा भी आपको पता लग सकता है, बट फाइनली ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो डेल इक्वल्स क्या करते हैं, ये तरीका समझें आप। ये कहते हैं कि इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए यानी इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे ध्यान दें, अभी अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, A1 B1 C1। तो हम A1 B1 C1 लिख लिए, खाली जगह इसलिए छोड़े हैं कि यहां पर हम एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखने वाले हैं, इसके साथ भी सेकेंड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट लिखने वाले हैं, और इसके साथ भी सेकेंड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट लिखने वाले हैं। सही है? A1 के साथ कैसे लिखते हैं, तो A1 जहां भी डिटरमिनेंट में है उसके क्रॉसपॉन्डिंग रो क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर देते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये और ये डिलीट होने के बाद जो जैसे बचता है, देख रहे हैं ये 4 आएगा, B2 C2 B3 C3, जस्ट ये ऊपर ये ऐसे ये। तो यहां पर उससे बिना कोई ऑर्डर को चेंज किए बस वैसे ही लिख देते हैं B2 C2 B3 C3। क्लियर है? सेम वे में B1 के साथ जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, तो B1 जिस रोज में है और जिस कॉलम्स में है, समझ सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा A2 C2 A3 C3। तो यहां पर A2 C2 A3 C3 हो जाएगा। सिमिलरली C1 के साथ, C1 जिस कॉलम में है जिस रो में है खत्म करेंगे, ये खत्म होगा, A2 B2 और A3 B3। सही है? अब रहा कि ये 3 टर्म कैसे लिखे, क्लियर है?
अब ये तीनों को आपस में क्या करेंगे, आइदर these three will be multiplied, added, subtracted, कुछ भी क्या किया जाएगा। तो ये कहता है कि इसे आप प्लस ही रहने दें, इसे माइनस कर दें और ये प्लस कर दें। ये प्लस माइनस कहां पर क्यों हो रहा है इस पर थोड़ा बाद में आते हैं, जस्ट अभी, है ना, अभी आप इसको ऐसे समझिए। इसे हम क्या कहेंगे, तो ये हुआ, इसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, शॉर्ट में R1 कर देते हैं, यानी इसे फर्स्ट रो से हमने क्या किया, एक्सपेंड किया। आप समझ सकते हैं कि आफ्टर एक्सपेंशन इसे चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये A1 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा, अभी हम लोग समझे B2C3 माइनस B3C2, B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1, और इसे हम एक्सपेंड करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का कैसे करते हैं अभी हमने सीखा है, A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1, और यहां पर क्या हो जाएगा, A2B3 माइनस A3B2। क्लियर है। हमने क्या कहा था कि ये काम हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। जैसे इसी डेल को अगर हम दूसरे वे में एक्सपेंड करें, मान लीजिए फर्स्ट रो हमने लिया था, सेकेंड कॉलम लेते हैं, तो पहला काम हमारा यही होगा, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट B1 B2 B3, और सबके साथ उसी रूल से हम सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखेंगे। B1 के साथ क्या हुआ, थोड़ा आप भी हेल्प करें, B1 ये खत्म हुआ, A2C2 A3C3, यहां पर A2C3 A3C3, सही है, B1 ये खत्म हुआ ना, A2C2 A3C3, सही है। फिर B2 के साथ ये खत्म होगा, चारों जो कॉर्नर पॉइंट है वो आ जाएगा, A1C1, उसी क्रम से A1C1 A3C3, सही है ना, ये खत्म हुआ था। फिर B3 के साथ क्या होगा, तो ये खत्म होगा, ये चारों, यानी A1C1 क्या खत्म होता है, ये ना, और A2C2। अब रहा फिर ये तीनों को क्या करेंगे, जैसे यहां तीनों में हमने क्या कहा था, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, देख रहे हैं, ये प्लस था बट यहां माइनस से स्टार्ट करें, माइनस प्लस माइनस, जिसको कि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 प्लस B2 A1C3 माइनस A3C1 माइनस B3 A1C2 माइनस A2C1। समझ सकते हैं ये काम हमने क्या किया है, तो इसको एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, सेकेंड कॉलम के अलोंग इसको हमने एक्सपेंड किया है, क्योंकि हम ये तीनों एलिमेंट ले रहे हैं, सही है। अब देखिए लॉजिकल है कि डेल ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम लोग के कहने से तो नहीं होगा ना, जाहिर है कि ऐसे भी करने पर जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू ऐसे करने पर भी आएगा, तभी ना ये बात सही होगा। तो अभी हम पूरी बात नहीं करते हैं, बट आप जहां तहां से रैंडमली देख सकते हैं, जैसे देखिए इसमें आप फाइनली करेंगे तो 2 टर्म्स इसमें, 2 टर्म्स इसमें, 2 टर्म्स इसमें, 6 टर्म्स आएगा, जिसमें एक टर्म होगा A1 B2 C3। अब इसमें ढूंढिए A1 B2 C3 कहीं है कि नहीं है, प्लस साइन के साथ, A1 B2 C3, A1 B2 C3, देखिए यहां है A1 B2 C3, साइन प्लस होगा ना। और एक ढूंढते हैं रैंडमली, यहां आइए, माइनस A3 B2 C1, ध्यान देंगे, माइनस A3 B2 C1, माइनस A3 B2 C1, माइनस A3 B2 C1, देखिए यहां पर है माइनस A3 B2 C1, ये प्लस माइनस साइन माइनस रहेगा। तो ऐसे ऑल द 6 का, टाइम खराब हम नहीं करना चाह रहे आपका, तो ये ऑल द 6 को हम कंपेयर कर सकते हैं, जो ये देगा वैल्यू वही ये देगा वैल्यू, तभी तो ये दोनों इक्वल होगा। इस तरह से आप समझिए कि हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड किया, अभी तक हमने मात्र 2 डिफरेंट अप्रोच से इसको एक्सपेंड किया। टोटल ये कितना अप्रोच हो सकता है, तो टोटल 6 हो सकता है, एनी वन ऑफ द 3 रोज और बाई एनी वन कॉलम ऑफ द 3 कॉलम्स, यानी रो के द्वारा 3 तरीका, कॉलम के द्वारा 3 तरीका, 6 तरीके से इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और इन ईच ऑफ द 6 केसेस वैल्यू ऑफ डेल विल बी सेम। ये क्लियर है। अभी तक एक जो थोड़ी समस्या की बात ये हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये करने में जो हम साइन कभी प्लस कभी माइनस कर देते हैं, इसका फंडा क्या है, ये प्लस माइनस का। क्लियर है। तो थोड़ा सा जगह हम बना रहे हैं, है ना,
इससे मिटाना, हम डेल को वही छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए साइन में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो इसका साइन इससे डिसाइड होता है कि जैसे मान लीजिए अगर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो जाहिर है कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये 3, इसी में से किसी के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो हमें साइन की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जगह पर साइन क्या लिखना होगा, इसके जगह पर, इसके जगह पर क्या, ये समझ लेंगे तो बाकी काम तो समझ ही रहे हैं। ये डिलीट करेंगे, ये चारों होगा, इसके साथ ये और ये डिलीट होगा, ये चारों होगा, और इसके साथ ये डिलीट होगा, ये चारों होगा, सही है ना। साइन, तो साइन कहता है ये यहां से प्लस से स्टार्ट होगा और कहीं भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप एक स्टेप बढ़ाएं अल्टरनेट साइन होगा, माइनस फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। जो नहीं हम जिस ऑर्डर से लिखे हैं वैसे लिखे। मान लीजिए किसी को मन करे प्लस माइनस 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 प्लस अगेन माइनस प्लस, समझ रहे। अल्टरनेट हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक स्टेप आएंगे तो साइन हमें अल्टरनेट मिलेगा। तो थर्ड ऑर्डर में यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस ये यहां तक ये डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। साइन कैसे डिसाइड करना है, अब आप देखिए हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था तो ये जगह का साइन चाहिए था, तो इसका हमने साइन क्या रखा प्लस, इसका साइन क्या किया माइनस, और इस प्लेस का साइन क्या किया प्लस। जब सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये जगह का साइन क्या है माइनस, ये जगह का साइन प्लस, ये जगह का साइन माइनस। क्लियर है। अगर थर्ड रो से एक्सपेंड करते तो C1 C2 C3 जो बाहर में आता अंदर में क्या था, तो क्लियर है। दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट जैसे भी लिखते हैं वैसे उसमें भी लिखेंगे। C1 का साइन क्या होता तो प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। तो इस तरह से थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये तो थर्ड ऑर्डर तक की बात हो गई। जिस तरह से मैट्रिक्स में हम एक जनरलाइज्ड वे में समझे थे बात को, तो थोड़ा ये साइन का भी जो मामला है, ये प्लस से क्यों स्टार्ट होता है, अल्टरनेट माइनस क्यों होता है, थोड़ा वो भी ज्यादा लॉजिकली हम उसको समझ पाएंगे और बहुत ध्यान से डिटरमिनेंट को समझेंगे। क्योंकि इससे मतलब आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आप पढ़ेंगे, क्रैमर्स रूल सिलेबस में है नहीं, बट कंपटीशन के लिए वो जानना जरूरी है। मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन, ये सारी में बातों का मतलब होगा। सिर्फ डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन जान लेना ये काफी नहीं होगा, है ना। तो अभी जैसे मैं क्या कर रहा था कि इन जनरल ये डिटरमिनेंट ऑफ nth ऑर्डर, जैसे मैट्रिक्स में नहीं कहते m by n टाइप का मैट्रिक्स का सिंबल है i j m by n, यहां तो m by n होगा नहीं, n by n ही होगा या m by m ही होगा। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ nth ऑर्डर इज टेकन या कैन बी टेकन एज डेल इक्वल्स डिटरमिनेंट का सिंबल ए आई जे। ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। डिटरमिनेंट हमने कहा था आई जे इक्वल होगा वेयर आई इक्वल्स 1 2 3 से m तक और j इक्वल्स भी 1 2 3 से लेकर m तक। एंड ए आई जे जो है ये स्टैंड करता है किसके लिए, तो जस्ट जैसे मैट्रिक्स में नहीं कहे थे आई जे एथ एलिमेंट ऑफ डेल, दैट इज क्या एलिमेंट, दैट इज एलिमेंट corresponding to ith row and jth कॉलम। मैट्रिक्स में एग्जैक्टली ये बात लिखा था, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो A11 A12 A13 इस तरह से, फिर A21 A22 A23 इस तरह से करके लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में समझ सकते हैं कॉलम का मान क्या है n है, रो का मान भी n है, तो लास्ट वाला वेक्टर में आएगा A1n। कॉर्नर में सबसे एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में क्या होगा, तो ANN होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में समझ सकते हैं, सही है। अब होता क्या है कि किसी भी ऑर्डर के डिटरमिनेंट में जो साइन हम करते हैं ड्यूरिंग, देखिए इस चीज को समझिए कि प्लस से जो स्टार्ट कर रहे थे और साइन अल्टरनेट प्लस माइनस क्या होता है, उसका फंडा क्या है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ डेल, किसी भी एलिमेंट का साइन ऑफ ए आई जे इज डिसाइडेड या इज डिटरमिन्ड बाय
ये कैसे निर्धारित किया जाता है, तो -1 की पावर i प्लस जे से, यानी जिस भी एलिमेंट के साइन की जरूरत हमें है, किसी रो कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एलिमेंट का साइन क्या होगा, वो एलिमेंट किस रो में है, किस कॉलम में है, उस रो और कॉलम के वैल्यू को ऐड कर देंगे, -1 की पावर कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि ड्यू टू दिस रीजन यहां पर जो एलिमेंट था, समझ सकते हैं A11 A12 अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो ये इस तरह से होता है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्लियर है। तो यहां पर साइन क्या होगा, तो -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 क्या है, इवन, और माइनस की पावर इवन क्या होगा, प्लस, तो -1 की पावर 2। अब यहां एक बार इवन हो गया, तो समझ सकते हैं यहां से अगर एक स्टेप आप हॉरिजॉन्टल बढ़ते हैं, इट मींस कि आप रो में कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं, रो में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, कॉलम एक से बढ़ा रहे हैं। अब एक बार अगर ये इवन हो चुका है तो पावर एक और बढ़ जाएगा कॉलम में चलते, रो तो वही रहेगा। तो अगर यहां प्लस हुआ है, जो कि हमने समझा है प्लस हुआ है, बिकॉज इवन पावर यहां होगा, तो यहां और पावर हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, फिर एक कदम बढ़ाएंगे तो फिर एक बढ़ जाएगा, जहां यहां और था तो इस बार इवन होगा, क्लियर है ना। अगर हम इधर बढ़ेंगे तो कॉलम हमारा वही रहेगा, रो बढ़ेगा। एनीवे आई जे में से कोई एक बढ़ेगा, ऐसे चलेंगे जे बढ़ेगा, ऐसे चलेंगे तो आई इंक्रीज करेगा, बट डायगोनल चलेंगे तो हमें सेम साइन मिलेगा। आप समझ सकते हैं, डायगोनल चलेंगे तो एक साथ आप रो भी चेंज कर रहे हैं, कॉलम भी चेंज कर रहे हैं। अगर यहां से डायगोनल चलेंगे तो यहां पर निगेटिव है, तो यहां पे क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, क्योंकि यहां से एक साथ आप एक कॉलम भी बढ़ा रहे हैं, एक रो भी बढ़ा रहे हैं। तो ये फंडा हुआ फाइनली प्लस माइनस साइन का, ये क्लियर है। चलिए एक बात और इसमें थोड़ा समझ लेते हैं जो हाईली कंफ्यूजिंग है और मैट्रिक्स से थ्योरी में उसका काम पड़ेगा, तो बहुत ढंग से इसको समझेंगे। उसे हम माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिटरमिनेंट कहते हैं। माइनर कोफैक्टर क्या होता है, किसी डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का। तो इसमें क्या कहते हैं, कोई भी डिटरमिनेंट, बल्कि थोड़ा सा एक बात और मैं चाहूंगा यहां पर करने का। अब ध्यान दो कि डिटरमिनेंट को बेहतर समझना ये होता कि एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको समझा दिया गया, और जो बात हम थर्ड ऑर्डर में जाके समझाया है हमने, वो बात सेकेंड ऑर्डर से ही एप्लीकेबल आप कर दीजिए। ए बी सी डी, ध्यान देंगे इसका वैल्यू क्या होगा, हमने आपको डायरेक्ट बताया AD × BC होगा। बट अब आप समझ सकते हैं कि इसे भी अगर उसी रूल से फॉलो करें, इसे भी हम एक्सपेंड करेंगे, कैसे, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। मान लेंगे इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, अब तो साइन भी जानते हैं, यहां प्लस ए होगा, नेक्स्ट क्या होगा, माइनस बी होगा। ए के साथ क्या होगा, तो इसको डिलीट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा, ए × फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डी, सही है ना, ये खत्म होगा डी, अगेन प्लस माइनस बी, और यहां पर ये और ये खत्म होगा, बी जिसमें भी है, क्या बचेगा, फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट सी, और एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होता है, जो होता है वही रह जाता है, मींस A × D, माइनस सेकेंड ऑर्डर का जो रहता है वही हो जाएगा, मतलब -B × क्या, C। तो डायरेक्ट हम AD - BC जो आपको समझाया, सेकेंड ऑर्डर है, इसमें क्या रो कॉलम करना है अलग बात है, बट ये चीज जो है जनरलाइजेशन इसका, ये स्टार्ट राइट फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ही हो जाता है। अगर कोई सेकेंड कॉलम से फैलाता है, इसको एक्सपेंड करता है, तो प्लस माइनस, बाहर -B लिखेगा, एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखेगा, फिर +D लिखेगा, एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखेगा, ये खत्म होगा C और D, और ये खत्म होगा A, और इस तरह से -BC प्लस क्या, AD, फाइनली AD - BC आया ना। तो अब सवाल है कि यही बात अगर एक ऑर्डर में करेंगे, तो एक ऑर्डर में हम A को बाहर करेंगे तो अंदर में क्या कुछ बचेगा ही नहीं। और नल डिटरमिनेंट अगर डिफाइन कर दें कि नल डिटरमिनेंट भी होता है, मतलब डिटरमिनेंट के अंदर कुछ नहीं होगा, तो ये 1 होता है, तो हम इसको A × 1 कहते, तो A हो जाता, तब यहीं से लागू होता है। बट नल डिटरमिनेंट डिफाइन होता नहीं है, इसलिए एक ऑर्डर के डिटरमिनेंट को समझना और ऑनवर्ड्स आगे जो हायर ऑर्डर का होगा उसको जनरलाइज करना, उसके हम एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, और उसका एक्सपेंशन का रूल क्या है, साइन कैसे होता है, और हर एक एलिमेंट के साथ एलिमेंट कैसे डिटरमिनेंट लिखते हैं कैसे, ये समझ सकते हैं बात को। अगर फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो किसी रो किसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, और हर एक एलिमेंट के साथ फोर्थ ऑर्डर का फैलाइएगा, तो हर एक एलिमेंट के साथ थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है ये हमें पता है, एक एक निकालेंगे, चारों निकाल के वैल्यू रखेंगे, प्लस माइनस जो भी है वो करेंगे, क्लियर है। अभी हम देखेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिटरमिनेंट।
किसी डिटरमिनेंट में माइनर्स और कोफैक्टर क्या होगा ये निकाल। हाँ, तो इसे हम थर्ड ऑर्डर पर समझने का प्रयास करेंगे और इसको फिर जनरलाइज करेंगे। किसी भी ऑर्डर का रहेगा तो ये कैसे होगा, ध्यान से समझेंगे। लेट एल इक्वल्स, एक थर्ड ऑर्डर का जनरल डिटरमिनेंट लेते हैं, A11, A12, A13 अभी सीखे हैं, A21, A21 क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना, A22, A23। इन बातों को हमने डिस्कस नहीं किया बिकॉज इन मैट्रिक्स वी हैव सीन ऑलरेडी। प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग एलिमेंट होगा, उसमें I इक्वल्स J होगा। ये कहना क्या है पहले समझ रहे हैं आप। A31, this one A32 and this A33 क्लियर है। ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब इसमें जो माइनर है, आपको पहले एग्जांपल समझाते हैं इस तरह से। माइनर ऑफ, इसमें कोई एलिमेंट ले लीजिए, इनफैक्ट ऑल द 9 एलिमेंट्स का माइनर होगा। माइनर किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी एलिमेंट का होगा, प्रोवाइडेड दैट डिटरमिनेंट इज नॉट ऑफ वन ऑर्डर, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो उसमें माइनर कोफैक्टर की बात नहीं होगी, राइट। सेकेंड ऑर्डर से बात शुरू होगी, हमने थर्ड लिया है, इसी से सेकेंड फोर्थ कुछ भी रहेगा समझ लेंगे। माइनर ऑफ, मान लीजिए एलिमेंट A11 कहते हैं, तो कन्वेंशनली इसे डिनोट करने का वे है M11, जो प्लेस का एलिमेंट है ना M के साथ वही प्लेस, क्लियर है ना। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह में ये सब सिंबल का यूज करेंगे हम लोग, तो बहुत बढ़िया से दिमाग बैठा ना, बार बार मैं कह रहा हूं। माइनर कोफैक्टर की गलती के चलते आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो A11 का माइनर M11 लिखाता है, और ये कैसे लिखा जाता है इसको समझना है। जिस एलिमेंट के माइनर की बात कर रहे हैं उस एलिमेंट को आप डिलीट कीजिए डिटरमिनेंट में, यानी उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को, उस एलिमेंट को नहीं, उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को। जैसे एक्सपेंड करने में नहीं इसके साथ लिखने में करते थे, तो सेम उसी वे में ये खत्म कीजिए, और जो एलिमेंट जिस ऑर्डर में जहां है वैसे ही आप लिख दीजिए A22, A23, क्लियर है ना। ये खत्म हुआ ये दोनों, और अगेन A32, A33, समझ सकते हैं। ये इसका माइनर कहलाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये समझ सकते हैं, इसको क्या हम बताएं वैल्यू क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्लियर है। इसी तरह से अगर हम बात करें, अब डायरेक्ट M के फॉर्म में लिख रहे हैं, मान लीजिए हम M ऑफ 21 निकालना चाहते हैं। जाहिर है M21 स्टैंड्स फॉर माइनर ऑफ एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज A21। तो A21 का माइनर हमें चाहिए। इस बार इसे डिलीट करेंगे, क्लियर है ना। ये डिलीट होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये और ये डिलीट हुआ, तो A12, A13 हम ऐसे लिख रहे हैं, बहुत सावधानी से, गलती नहीं होनी चाहिए, बट आप जरा सा अलर्ट रहेंगे। A21 ये और ये A12, A13, ठीक है। नेक्स्ट A32 एंड A33, क्लियर है। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हो ना। जैसे कुछ और अगर लिखें हम, M कौन सा ले रहे हैं, 33, M33 क्या होगा, तो इस बार ये है ना, ये खत्म होगा, A11, A12, A21, A32, क्लियर है। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हमें क्या करना है, वो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करना है, बाकी जो बचता है विदाउट चेंजिंग द प्लेस ऑफ एनी एलिमेंट उसको यथावत एज यूजुअल वैसे ही डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देना। आप समझ सकते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसमें किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होगा दैट विल बी ए डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अगर ये सेकेंड ऑर्डर का होता तो किसी भी एलिमेंट का माइनर फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट आता। सोचो ना, ये 4 ही एलिमेंट रहता है, इसका माइनर निकालते थे, ये और ये खत्म होता है, ये आता है डिटरमिनेंट, क्लियर है ना। तो इस तरह से ऑल द 9 का माइनर्स हम निकाल सकते हैं, इसको हम एटसेट्रा लिख देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इन माइनर वी शुड हैव नो एनी प्रॉब्लम। अब कोफैक्टर्स, अब इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A11, चलिए जिसका माइनर निकालें उसी का कोफैक्टर। जिस तरह से ऑल द 9 एलिमेंट्स का माइनर हुआ, इन द सेम वे ऑल द 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स भी होगा।
तो कोफैक्टर्स ऑफ A11 को अक्सर हम कैपिटल C11 से या कैपिटल A11 से लिखते हैं। दोनों में से कोई फॉर्म कहीं रहे तो हमें समझना चाहिए। ऐसे हम कैपिटल A से ही लिखने वाले हैं, इसलिए कि एलिमेंट भी कभी कभी C होता है और C का स्मॉल और कैपिटल फॉन्ट सेम होता है, सिर्फ साइज से बड़ा छोटा होता है, जबकि A में क्या है, कैपिटल और स्मॉल का फॉन्ट अलग है। तो सिर्फ साइज से नहीं, कैपिटल A लिखेंगे, छोटा भी लिखाएगा तो कैपिटल समझेंगे, इस तरह से। तो A11 इक्वल्स क्या होता है ये समझिए, या थोड़ा और हम इसको शुरू में ही जनरलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। कोफैक्टर ऑफ, सारा एलिमेंट इसमें आ जाएगा, फॉर एग्जांपल भी ये बात समझेंगे आपको। कोफैक्टर ऑफ Aij, दिस इक्वल्स Cij और Aij, ये तो समझ गए अभी हम। वेयर कैपिटल Aij इक्वल्स -1 टू द पावर I प्लस j और इनटू Mij, वेयर Mij क्या है, तो दिस इज ए माइनर ऑफ Aij। इसको हम मिटाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा जगह चाहिए तो इसको मैं मिटा रहा हूं। क्लियर है ना, समझ चुके हम लोग। तो माइनर ये हो गया, कोफैक्टर वो हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कोफैक्टर वाया माइनर ही समझ रहे हैं। फर्क क्या है, तो जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर हमें चाहिए तो उस एलिमेंट का पहले माइनर ही हम निकालते हैं और इसमें -1 टू द पावर I प्लस j मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप समझ सकते हैं, I प्लस j मल्टीप्लाई करने का मतलब, पावर I प्लस j से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि अगर I प्लस j इवन होता है तो जो माइनर है एग्जैक्टली वही कोफैक्टर हो जाएगा, बिकॉज -1 टू द पावर इवन विल बी पॉजिटिव। और अगर -1 की पावर I प्लस j ऑड होता है तो देन कोफैक्टर विल बी जस्ट नेगेटिव ऑफ माइनर एंड वाइस वर्सा। अगर कोफैक्टर माइनर का नेगेटिव होता है तो माइनर को भी कोफैक्टर का नेगेटिव कह ही सकते हैं ना। दैट इज, देखिए यहां लिख रहे हैं, दैट इज Aij विल बी इक्वल टू, इसे दो स्टेप में हम लिख सकते हैं, माइनर Mij इफ I प्लस j इज इवन, अदरवाइज माइनस Mij if I plus j is odd। I think this is clear, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अक्सर होता क्या है कि गलती से कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोफैक्टर है वो माइनर का नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा समझना, क्योंकि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर माइनर का नेगेटिव नहीं होता है। माइनर का नेगेटिव होता है कोफैक्टर, बट कैसे प्लेस का, वैसा प्लेस जिस प्लेस का साइन नेगेटिव होता है। किसी प्लेस का साइन कैसे डिसाइड करते हैं, अभी देखें ना हम लोग, -1 टू द पावर I प्लस j करके। क्लियर है। अगर हम एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात करें, इन ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट प्लेस वाइज अगर हम माइनर कोफैक्टर को रिलेट करें तो समझ सकते हैं थर्ड ऑर्डर में ये जगह प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अगेन ये प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। इसमें जितना भी प्लस का प्लेस है, देख रहे हैं, ये सारे को अगर हम एक घेरे में घेर लें तो ये स्ट्रक्चर के अंदर जो है सारा प्लस आ गया ना, देख रहे हैं ना। तो इस घेरे के अंदर जो भी प्लेस है वो सारे प्लेस पर जो कोफैक्टर होगा Aij, दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू Mij एंड एट रिमेनिंग प्लेसेज, हम ऐसे कर दिए मीन सिर्फ यही नहीं जो भी डिटरमिनेंट के अंदर है बट इस घेरे से बाहर है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 4 प्लेसेज। ये सारे जगह के लिए Aij विल बी जस्ट नेगेटिव ऑफ Mij। क्लियर है ना। तो कोफैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन है, क्लियर है ना। जो जगह प्लस का है वहां माइनर कोफैक्टर सेम, और जो जगह माइनस का है वहां पर कोफैक्टर माइनर का नेगेटिव। क्लियर है। अब देखिए, कुछ भी नई बात आज आपको फिर इससे आगे नहीं बता रहे हैं, जस्ट कुछ रिजल्ट है जिसको बहुत ध्यान से दिमाग में जगह देना है ना। अभी हम कोई एग्जांपल लेके माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है अक्सर, उसको हम थोड़ा सा नहीं करते हैं,
आप अपने मन से लेके बना सकते हैं, प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप वगैरह करके पूछ ही सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी मैं सम रिजल्ट्स आपको समझा रहा हूं जिसमें 3 स्पेल पे इसको समझेंगे। फर्स्ट, लेट डेल इक्वल्स, थर्ड ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट कह लेते हैं ए आई जे, आई 1 2 3 और जे भी 1 2 3। क्लियर है? दैट इज ए। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर कहें तो अभी जो हमने लिया था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसकी बात कर रहे हैं हम। 3 पर समझेंगे, बाकी इसको जनरलाइज करेंगे। जैसे अभी क्या है, माइनर को जनरलाइज कर सकते हैं ना। अगर 20 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उसमें किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है, जिस एलिमेंट का निकालना है वो जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट करेंगे। जाहिर है हमें एक 19th ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा, चूंकि 20th ऑर्डर का डिटरमिनेंट था। क्लियर है ना? तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट को हम लिख सकते हैं, या इधर समझिए, A11 इंटू M11 माइनस A12, वहां देखिए लिख रहे हैं M12 प्लस A13 M13, दिस विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट। आप समझ सकते हैं इसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। इसे अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? A11 फिर इसको डिलीट करके डिटरमिनेंट लिखते थे ना, कौन? ये चारों एलिमेंट वाला। तो यही तो M11 कहलाता है। अगर M11 निकालेंगे तो यही 4 का डिटरमिनेंट आप कहेंगे ना। तो A11 के साथ जो लिख रहे थे उसको हमने M11 कर दिया। क्लियर है? वैसे A12 नेक्स्ट क्या लिखते? प्लस माइनस, माइनस A12, और इसके साथ जो 4 एलिमेंट होता है उसको उसी ऑर्डर में लिखते, और वही क्या कहलाएगा? इस प्लेस का माइनर, यानी M12। क्लियर है ना? A13 के साथ M13, यानी जो प्लेस उसका माइनर, साइन प्लस माइनस जैसे वैसे हमने लिखा ही है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि कोई रिजल्ट है जिसको प्रूव करने की जरूरत है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम सेकेंड कॉलम से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, देख लीजिए सेकेंड कॉलम प्लस माइनस, माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस A12, तो यहां पर क्या लिखेंगे? M12, फिर प्लस A22, यहां पर क्या लिखेंगे? M22, फिर माइनस A32, यहां पर क्या लिखेंगे? M32। ये भी क्या होगा? डिटरमिनेंट होगा, एटसेट्रा लिख दिए। यानी ऐसा ऐसा 6 रिजल्ट होगा किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। अगर हम इससे लिखेंगे थर्ड रो से, तो प्लस माइनस प्लस, हम क्या लिखेंगे? A31 कैपिटल M31 माइनस, ये प्लस का साइन था ना, प्लस, फिर माइनस A32 M32 प्लस A33 M33। क्लियर है? सेकेंड में भी कुछ नई बात नहीं है, जस्ट माइनर को हम कोफैक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं। अगेन अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो A11 हमने लिखा, और M11 ये प्लस का जगह है ना, 1 + 1 इवन है, तो इसको अगर हम A11 से रिप्लेस कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। M11 विल बी इक्वल टू कैपिटल A11, यानी कोफैक्टर भी वही होगा। यहां पर बट जो ये माइनर देख रहे हैं M12, इसमें माइनस लेंगे तब इसे कैपिटल A12 कह पाएंगे। तो ये माइनस प्लस कर दिए और इस माइनस को क्या किए? माइनर के साथ सेट कर लिए, तो ये A12 ऐसे रहा, और ये क्या हो गया? तो कैपिटल A12 हो गया। इट मींस कि जो माइनस का जगह है वहां ये माइनस माइनर के साथ समायोजित होगा, और माइनर के साथ ये ज्वाइंट वेंचर में हमें क्या देगा? तो कोफैक्टर देगा। फिर यहां की बात करें, प्लस A13, और यहां पर क्या हो गया? तो यहां पर तो M13 1 + 3 इवन है, तो जस्ट इसको हम A13 कर लेंगे। जैसे प्लस था वैसे प्लस रहा, A13 वैसे रहा, और M13 को जस्ट हम रिप्लेस कर दिए कैपिटल A13 से। ये भी क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम माइनर के फॉर्म में लिखेंगे तो प्लेस वाइज जो साइन है ये मैटर करेगा, प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा। बट यही काम जब कोफैक्टर में करोगे ना, तो जहां प्लस है वहां माइनर चेंज हो जाएगा कोफैक्टर से, और जहां माइनस है वो माइनस माइनर के साथ चला जाएगा, और तब वो कोफैक्टर में बदलेगा। मतलब कोफैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें प्लस माइनस से काम भी नहीं है। जैसे सेकेंड कॉलम से लिखना है, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? देखिए वहां A12 A22 और सेकेंड कॉलम में रहते हैं ना A32।
समझ सकते हैं यहां पर कैपिटल A12 प्लस कैपिटल A22 प्लस कैपिटल A32, दिस विल बी क्या, डेल एटसेट्रा। क्लियर है? जिस तरह से ये 6 ये भी 6 होगा। मतलब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माइनर एंड इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, जिसमें कोई नई बात नहीं है। माइनर कोफैक्टर जस्ट हमने समझा है और एक्सपेंशन ये पहले से हम समझते आ रहे हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट जो सी सेक्शन का रिजल्ट होगा, ऐसा 6 ऐसा भी 6 होगा। सी सेक्शन को रिजल्ट को समझेंगे, ये थोड़ा समझने जैसी बात है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, तो इस बार आप किसी रो का एलिमेंट लीजिए, थोड़ा हम स्लो हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए A11, देख रहे हैं, A12 और A13। जिस रो का एलिमेंट आपने लिया है उसके कोफैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई मत कीजिए। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो ये तो समझ ही रहे हैं ये क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा, जो भी वैल्यू डिटरमिनेंट का है। आप इसको छोड़ दीजिए, बाकी किसी रो में से किसी को सेलेक्ट कीजिए, बाकी रोज में से। जैसे इसको हमने ले लिया एलिमेंट के लेने के लिए, तो कोफैक्टर हम इसका ले सकते हैं या इसका ले सकते हैं, किसी का। मान लीजिए कि हम सेकेंड का कोफैक्टर लेते हैं या थर्ड का ले लीजिए, किसी का। तो ध्यान देंगे, इसमें हम इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसके कोफैक्टर से और इसमें इसके कोफैक्टर से। ठीक है ना? यहां मैं लिख रहा हूं A11 कैपिटल A31 इसका कोफैक्टर प्लस A12 में इसका कोफैक्टर, तो कैपिटल A32 प्लस A13 में कैपिटल A33। क्लियर है? अगर एक रिजल्ट और मैं लिखूं सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो यहां A12, ध्यान देंगे, A22 और फिर A32। अब सेकेंड कॉलम का एलिमेंट अगर हम दे रहे हैं तो फिर इस कॉलम की बात छोड़िए, बाकी 2 कॉलम बचता है उसमें से किसी कॉलम का। मान लीजिए फर्स्ट कॉलम का लें, तो इसके कोफैक्टर को इससे, इसके कोफैक्टर को इससे और इसके कोफैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड करेंगे, जैसे यहां रिवाइज किया था। ये हो जाएगा कैपिटल A11 प्लस कैपिटल A21 प्लस कैपिटल A31। ये तो हम कैसे कर रहे हैं ये समझाया हमने आपको। अब ये वैल्यू क्या देगा, तो ये एक खास बात हुई कि ये वैल्यू 0 देगा, यानी एलिमेंट जिस रो का वो फैक्टर उस रो का नहीं, बाकी किसी रो का, या कॉलम जिस कॉलम का एलिमेंट उस कॉलम का कोफैक्टर नहीं, फिर बाकी किसी और का कोफैक्टर, और कॉरस्पॉन्डिंगली गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एलिमेंट तो इसी कोफैक्टर से होगा, इसका एलिमेंट में इसी से होगा, इसका इसी से होगा। ऐसा नहीं कि इसमें इससे कर दिए, इसमें इससे कर दिए, इसमें, तब नहीं। तो सवाल है तब क्या आएगा, तब कुछ तो आएगा ना, कुछ तो कैलकुलेशन करेगा तो आएगा ही, बट वो ना तो डिटरमिनेंट आएगा ना ही 0 आएगा। अगर आ जाता है तो जस्ट ये संयोग है, ऐसा सेटिंग है कि आ गया, बट वो डेफिनेटली आएगा ऐसा नहीं कहेंगे। और इस केस में क्या डेफिनेटली आएगा। क्लियर है? तो इसमें ए और बी सेक्शन का 6 रिजल्ट। अब आप समझ सकते हैं किस तरह का इसमें कितना आएगा। तो कोई भी एक रो का एलिमेंट लेते हैं तो इसी के साथ हम कोफैक्टर अगर इसका लेते हैं तो एक रिजल्ट, कोफैक्टर इसका लेते हैं तो 2 रिजल्ट। तो एक रो का एलिमेंट के साथ 2 रिजल्ट मिलेगा, इसके साथ 2, इसके साथ 2, तो सिर्फ रो में 6 हो जाएगा। सिमिलरली कॉलम में भी क्या होगा, इसके साथ 2, इसके साथ 2, कॉलम में भी 6 हो जाएगा। तो 6 + 6 टोटल 12 रिजल्ट ऐसा आएगा। यहां पर हमने एटसेट्रा लिख दिया। क्लियर है? तो इसमें फर्स्ट जो ए और बी सेक्शन में हमने रिजल्ट लिखा है, इसको प्रूव नहीं कर रहे। समझ सकते, प्रूफ क्या करना है, एक्सप्रेशन पहले से जानते हैं, माइनर कोफैक्टर पढ़े हैं, उसी को हम माइनर कोफैक्टर के टर्म में लिख रहे हैं। ये थोड़ी सी नई बात है, ये जरा सा वेरीफाई कर ले हम लोग। इसमें से कोई सा एक रिजल्ट वेरीफाई करते हैं, थोड़ा आप भी अलर्ट रहेंगे, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। मान लीजिए हम इसी को वेरीफाई करते हैं, ध्यान देंगे, A11 प्लस A31 कहां था, हाँ, प्लस A12 इंटू कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33। वी हैव दिस इक्वल्स समझ सकते हैं। यहां पर A11 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और इसके कोफैक्टर की बात करें, A31 देख रहे हैं 3 + 1 इवन है, तो कोफैक्टर वही होगा जो माइनर होगा जस्ट। क्लियर है ना?
तो A31 यहां पर है, वो फैक्टर वही होगा तो माइनर होगा, क्योंकि 3 + 1 4 है, ये प्लस का जगह है, ये खत्म होगा A12 A13, ये कर रहे हैं वहां देखकर A12 A13 और ये था ना A22 A23 A22 A23, क्लियर है। फिर यहां पर A12 3 + 2, इस जगह को फैक्टर क्या होगा, माइनर का निगेटिव, यहां प्लस है तो माइनस यहां पहले कर देते हैं और जस्ट माइनर इसका लिख देंगे, क्लियर है ना, माइनर लिखिए और उसका निगेटिव कर दीजिए। तो A32 कौन सा जगह, ये जगह है, इसका माइनर ये खत्म होगा A11 A13 A11 A13 और A21 और A23, देख लेंगे तो सही है ना, इस प्लेस की बात कर रहे हैं ना, A11 A13 A11 ठीक है और A21 A23 ठीक तो है। फिर इस जगह की बात करें जिसमें कैपिटल A33 है, 3 + 3 अगेन क्या होगा, इवन 6 इवन, दैट इज यहां का माइनर को फैक्टर सेम होगा, यानी ये प्लस को चेंज नहीं करना पड़ेगा, प्लस ही रहेगा स्मॉल A13, और यहां पर इस एलिमेंट का माइनर लिख रहे हैं समझ के, है ना, ये खत्म हुआ A11 A12 A21 A22, क्लियर है। अब इसे सारे को कैंसिल होकर 0 होना चाहिए, थोड़ा सा हमारे में इसको लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके ध्यान देंगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस, एक्चुअली इसका वैल्यू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होगा और दोनों में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A11 A12 A23, आप समझ सकते हैं एक स्टेप में नहीं होगा, A11 बाहर छोड़िए और ये ऐसे करके लिखिए, फिर गुना कीजिए, हम इकट्ठे कर रहे हैं, माइनस A11 A13 A22 A11 A13 A22, जस्ट सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं और बाहर में जो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पर दिस अरेंज करके लिख रहे हैं, A11 पहले, फिर A12 और लास्ट में A23, क्लियर है। अब फिर दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और इस पर ये तीनों लिखना है, तो A12 A13 एंड देन A21, सही है ना, ये और ये, फिर प्लस, आप समझ सकते हैं ये मतलब A11 A13 A22 माइनस दिस means A12 A13 एंड A21। अब देख सकते हैं पेयर वाइज सारा कैंसिल होगा, A11 A12 A23 A11 A12 A23 प्लस माइनस, यहां देख रहे हैं ना, A11 A13 A13 22, देखिए माइनस ये प्लस, सही है, A12 A13 A21 A12 A13 A21 प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या 0। इस तरह से जो थर्ड यानी सी सेक्शन में हमने जो प्रॉपर्टी लिखा वो क्लियर है ना, किसी भी रो का एलिमेंट और बाकी उस रो को छोड़कर बाकी रो का कोफैक्टर और वो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वाइज मल्टीप्लाई होगा। अगर कॉलम की बात कर रहे हैं जिसका एलिमेंट कॉलम उसको छोड़कर और कॉरस्पॉन्डिंग ये मल्टीप्लाई होगा और सबको ऐड करेंगे तो वो क्या देगा 0 देगा, ऐसा 12 रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आज टारगेट हमारा यही तक था और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शुरू करेंगे, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके, थैंक्स।